हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेसिकली आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 4 है ये मैथ्स का। सर्कल का एक क्वेश्चन हमारा पेंडिंग था, उसको बता देता हूँ मैं पहले, ठीक है। देन आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो था क्वेश्चन नंबर 13। वो क्या क्वेश्चन है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle subtend supplementary angles at the center of the circle. ठीक है, तो सुनिए। At the center of the circle, prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो ये थ्योरम इतने इंपॉर्टेंट थ्योरम भी कह सकते हैं इसको, या अपने हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो ठीक है, जो भी है हम इसको डिस्कस करते हैं और देन आपसे अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कोई भी दिक्कत है तो मेरे से आप एनी टाइम कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए सुनिए मेरी। तो जैसे कि आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको एक मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को अपने अंदर सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो भैया आपको प्रूफ करना है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग। सुनते रहना मेरी बात, जिसको समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना, इतना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल जिसका सेंटर है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इस सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उन दोनों का सम 180 होगा। समझ के कहने का चलो। तो देखा जाए तो अगर यानी ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो हमें बेसिकली मैं सीरियसली टू प्रूव लिख रहा हूँ, क्या करना है, एंगल AOB प्लस एंगल COD दोनों का सम 180 निकालना है। ये तो बोला, देखो क्वेश्चन यही तो है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो कैसे प्रूव। मैंने मान लिया दिस पॉइंट इज P Q R S, दिस इज 90, जॉइन कर दिया। दिस इज आल्सो 90। बच्चों एक मिनट चार्जर लगा लो। This is also 90 and this is also 90, है ना। अब मान लो दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5, दिस इज एंगल 6, दिस इज एंगल 7, दिस इज एंगल 8। नाम दे दिए मैंने, समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिलहाल के लिए देखते, जितने भी यूज होगा मैंने नाम दे दिए फिलहाल के लिए। अब देखो सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल AOP and AOS, in triangle AOP and AOS, AS बराबर AP, AP बराबर AS, tangent from same point, OA OA कॉमन,
ओ ए कॉमन ये, एंड दिस ओ एस बराबर ओपी ईच रेडियस। बाय एस 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 ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एओएस। ठीक है, सीपीसीटी से मैंने एंगल 1 को इक्वल दिखा दिया एंगल 2 के। दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिख रहा होगा ये। उसी तरीके से सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 4 इज आल्सो इक्वल टू सीपीसीटी। जैसे मैंने 1 और 2 को इक्वल दिखाया है उसी तरीके से 3 और 4 को भी तो इक्वल दिखा सकता हूँ, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके। अब ध्यान से देखो, नाउ यहाँ देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखो, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। सबका सम 180 होगा। मैं क्या लिख सकता हूँ उसको, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। कैसे, एंगल 1 की जगह 2 रख दिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, 4 की जगह 3 रख दिया तो 2 एंगल 3 180, और यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू कितनी है, 9। एंगल 2 प्लस एंगल, सिमिलरली एंगल 6 एंड एंगल 7 इज आल्सो 90। एंगल जैसे नीचे करेंगे और जब इन दोनों को ऐड करेंगे, नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 किसके बराबर हो जाएगा, 180। 90 प्लस 90 180, और 2 और 3 क्या बना रहे हैं, ए ओ बी। इन दोनों की जगह लिख दिया ए ओ बी, और 6 और 7 क्या बना रहे हैं, सी ओ डी। दोनों का सम 180, और यही मुझे प्रूफ करना था। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलेंगे देखते हैं बच्चों। चलो ऐसा करो, इसका रिमेनिंग क्वेश्चन करा देता हूँ, कोई बात नहीं, आज जो लेना है आज। ठीक है, देखते हैं। चलो अब अगला आता है, एक क्वेश्चन और छोड़ा था मैंने, आपको याद हो तो, इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन देखेंगे सभी। क्या क्वेश्चन है ये बेटा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of a circle to the tangent through the center passing through the center। ओके, तो देखो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कल है। सुनना, क्या है मेरे पास, एक सर्कल, ये टेंजेंट है एंड दिस इज द सेंटर O, जैसे कि दिख रहा है। अब मेरी बात सुनना, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो P पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है AB, यानी दिस इज, हमें यही प्रूफ करना है, जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB। एक तरीके से वही वाली बात है ना, यही तो बात करनी है। समझ गए मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, यानी OPB को 90 डिग्री दिखाना, बेसिकली हम बात करें सीधा सीधा। तो यही प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर जाएगा AB पे, P पे, वो सेंटर की तरफ जाएगा, यानी ये जो सेंटर से पास होगा। ऐसे मैं लिखूं तो मैं P पॉइंट को जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो सेंटर से पास होगा। हमें ये प्रूफ करना है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, फिर बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, मैंने पॉइंट मान लिया O डैश, लेट द पॉइंट बी जो इस पे परपेंडिकुलर है, जिसको भैया जब तुम O को नहीं मान लिया तो तुम्हें कहीं कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने यही मान लिया कि ये O डैश जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर है। तो एंगल O डैश PB की वैल्यू कितनी होगी, 90। भैया कहीं ना कहीं तो होगा, मानना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया दिस पॉइंट P हो, तो एंगल OP डैश भी 90। अब आपको पता है बाय थ्योरम, देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है यार, बाय थ्योरम एंगल OPB इज आल्सो 90 डिग्री, क्योंकि जब हम टेंजेंट के किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो वो भी 90 होता है। जब O डैश PB 90 भी है, OPB 90, तो मैं कह सकता हूँ एंगल O डैश PB बराबर होगा एंगल OPB के। ये भी 90, ये भी 90, तो दोनों के दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ कि बेसिकली जब ऐसा है तो ये जो O डैश है वही O है, यानी O डैश एंड O आर सेम, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकते बेटा, है ना। दोनों
दोनों एंगल पॉइंट 1 से 90 डिग्री नहीं हो सकते, तो दोनों इक्वल है, यानी O और O डैश कोइंसाइड है, दे आर कोइंसाइड, यानी वो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी सेम ही है। हेंस वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, क्या कि जो भी थ्योरम है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट इज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था यार, बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन। तो देखो बच्चों, जो चैप्टर है उसका नाम है बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आधे से ज्यादा चीजें आपकी इसमें पड़ी हुई है, तो आज मैं सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं कि इसका क्या फायदा है और क्यों यूज करते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में एक चीज सीखी थी, पॉलिनोमियल। कोई भी टर्म जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, पॉलिनोमियल सीखा था ना। तो बेटा उसी में एक चीज आती थी जिसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अगर हम इसमें इक्वल्स टू का साइन लगा दें और इक्वल्स टू 0 लिख दें, या कुछ भी हो सकता है, वो तो वैसे बेसिकली 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट अगर दिया है ना, तो ये जो है अब यहां तक तो ये था पॉलिनोमियल, यहां तक तो ये था पॉलिनोमियल। अब क्या बन चुका है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही अंतर है कि बेसिकली पॉलिनोमियल के केस में कोई इक्वल्स टू नहीं आता, मगर इक्वेशन में, इक्वेशन नाम में भी इक्वेशन है ना, तो इक्वल्स टू आ जाता है। दूसरी चीज बेटा, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, मैं ये भी बताऊंगा। मुझे कैसे पता कि ये किस किस मेथड से सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या मैंने कुछ भी दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, क्या सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो चेक करना पड़ेगा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। वो सब हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक तो हम सीखेंगे फॉर्मिंग, कि जब हमें कोई सिचुएशन दे रखी है तो उसकी मदद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करें। आपने लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म करना सीख लिया था, पेयर 2 वेरिएबल वाला। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, इक्वेशंस कैसे बनाएं। ठीक है, दूसरा उनके सॉल्यूशन, चलो वो तो फॉर्म कर लिया। जैसे यहाँ अब x की वैल्यू 2 है तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन को बेटा हम रूट से नाम से भी जानते हैं, याद रखना, एक ही बात है। तो इसमें हम बेसिकली जो हमारे मेथड है, सबसे पहला मेथड आता है फैक्टराइजेशन। ये आप लोग 9th क्लास से सीखते आ रहे हो, चैप्टर 2 में भी कहा था, वही फैक्टराइजेशन है, स्प्लिटिंग मिडल थ्योरम वाला फैक्टराइजेशन। दूसरा जो आता है वो आता है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि हट गया मगर मैं बता दूंगा यार, क्योंकि बहुत टाइम है। इसको पढ़ो, एक्स्ट्रा है थोड़ा, आगे कभी तुम किसी का मन हो टीचर बनने का तो कम से कम पढ़ा तो दोगे, है ना। क्या कह रहे हो भैया, हमें नहीं बनना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड हम इसमें आपको सिखाएंगे। तो बेसिकली यही है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है, बस कोई ग्राफ नहीं, कुछ नहीं। पहला इक्वेशन फॉर्म करना, दूसरा। अब मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। तो इसका एक यूज है, मान लो मैंने क्या बोला जी, मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, मैं अपना घर बनवा, सुनना इसका यूज, एक एग्जांपल। मैं अपना घर बनवा रहा हूँ। अब जब मुझे अपना घर बनवाना है तो मैंने कहा मम्मी, मेरे दादाजी ने पूछा कैसा घर बनवाना है, कैसा कमरा बनवाना है। दादाजी ने कहा, क्या कहा, मिस्त्री ने क्या बताया कि जिस कमरे में ये अपना, जिस एरिया में ये अपना कमरा बनवाना चाह रहे हैं, उसका टोटल एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर में मैं अपना घर बनवाना चाहता हूँ, या कोई हॉल बनवाना चाहता हूँ, या कोई कमरा, कुछ भी हो सकता है। चलो बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर में मैं कुछ भी अपना कमरा या वगैरह कुछ भी बनवाना चाहता हूँ। मैंने क्या कहा, तो मिस्त्री साहब ने पूछा, चलो हमने एरिया तो आपने दे दिया, तो आप कैसा चाहते हो। मैंने बोला मिस्त्री साहब ऐसा करो कि जो मेरी कमरे की लंबाई होगी उसकी दुगनी ब्रेथ होनी चाहिए, यानी लंबाई से डबल चौड़ाई होनी चाहिए। तो मिस्त्री साहब ने क्या बोला, ठीक है।
अगर मैं लेंथ को x मान लूं तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 2x। लेंथ को x मान लूं तो ब्रेथ। तो अब क्या करेंगे, मिस्त्री साहब ने लगाया एरिया का फॉर्मूला कि L इंटू बी यानी x इंटू 2x बराबर 400, 2x स्क्वायर बराबर 400 और इस तरीके से x स्क्वायर बराबर 200, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यानी इस तरीके से मैं वैल्यू निकाल दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी होगी और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है, वेरियस सिचुएशंस तरह तरह की जो हमारी डेली लाइफ में आती है, वो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। शर्त क्या है, बस दो चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर मैं कह देता कि वॉल्यूम की बात करता तो नहीं है। शर्त क्या है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें दो चीजें, हाईएस्ट पावर 2, तो मैक्सिमम दो ही सॉल्यूशन निकलने चाहिए। जैसे यहाँ पे या तो लेंथ होगी या ब्रेथ, इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है, वो हम सिखाएंगे बाद में। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं है, तो समझ गए। तो भैया मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ये फॉर्मूला किसने, ये जो फॉर्मूला है इसको हिंदी में जो कहते हैं बेटा श्रीधाचार्य फॉर्मूला। याद रखना, श्रीधाचार्य फॉर्मूला, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपना बेसिकली पहला टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई, कहाँ यूज है इसका, क्या नीड है इसकी, हम लोगों को क्यों पढ़ रहे हैं, वेरियस सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, लिख लो एक छोटी सी बात कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिख लीजिए बच्चों। और इसमें कंडीशन क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया फिर तो वो बेटा लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचेगा ना। तो याद रख लीजिएगा, इसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वही सीखेंगे आपको एग्जांपल्स की मदद से। सबसे पहला फॉर्मिंग, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। फॉर्मिंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए एग्जांपल 1 आ रहा है, सुनेंगे आप मेरी बात ध्यान से, कोई शिकायत है कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछेंगे। तो देखो मैं आज आपको फॉर्मिंग करना सिखाऊंगा, सॉल्यूशन निकालना नहीं, केवल फॉर्मिंग करना। पहली एक्सरसाइज में बस यही है, चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, फॉर्म करो, तो यही करना। और आज का होमवर्क भी यही होगा। सुनिए, जॉन एंड जीवांती टुगेदर है, और इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बड़े खतरनाक। तुम्हें लग रहा होगा चैप्टर बहुत आसान है, इसके लिए मैं कम से कम एक हफ्ते लगातार बड़े क्वेश्चन कराऊंगा, ये चैप्टर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम, सुनते रहना मेरी बात, बोथ ऑफ देम, देखो सुनो, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कैसे होगा, तो वो सीखते लेना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles is they now have, and they now have, अब जो उनके पास है they now have is 124. We would like to find how many, we would like to find out, we would like to find out how many marbles they had to start, कि उसके पास कितनी मार्बल्स है, how many marbles they had to start with. तो देखो सबसे पहले क्या मानेंगे, ध्यान से सुनना, जॉन और जीवांती दो बच्चे हैं जिनके पास टोटल मार्बल्स कितनी है 45। तो लेट द, देखिए लेट द मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड एक्स।
मैंने मान लिया कि जॉन के पास कितनी मार्बल थी। सुनना, वही है जो मैंने बताया था, जब कुछ नहीं किया मैंने तो उसको एक्स मानते हैं, एज्यूम करते हैं। जब दोनों का सम मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए, हम दोनों को, मेरे पास एक मेरा दोस्त है और वो है, मेरा, हम दोनों को लास्ट होगा 100 रुपए। तो अगर मेरे पास 10 रुपए है तो उसके पास कितने होंगे? 90, यानी 100 में से 10 माइनस कर दिया। तो अगर मेरे पास x रुपीज होंगे तो मेरे दोस्त के पास कितने होंगे? 100 माइनस x। समझ रहे हो ना? तो जब जॉन के पास x है तो सो द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवांती है 45 माइनस एक्स। भाई खुद देखो ना, दोनों का सम 45 है, जॉन के पास x है तो जीवांती के पास कितना बचेगा? 45 में से उसको माइनस कर दो, जो भी रिमेनिंग पार्ट आएगा तो 40। यहाँ हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है। बात ये है, आप चाहते तो इसको y मान के दो इक्वेशन बना सकते थे, सॉल्व कर लेते सब्स्टिट्यूट करके, जैसे उसमें किया, पेपर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो वो भी आना चाहिए। तो यहाँ हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है, तो जो दूसरा वेरिएबल मानोगे उसको भी एक ही में चेंज कर दो, जैसे y मानते, या फिर ऐसे करो, देखो जीवांती के पास कितनी मान ली? y। अब दोनों का सम कितना दे रखा है? 45। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 माइनस एक्स। तो ऐसे कर लो, y कितना आ गया? 45 माइनस एक्स, या फिर सीधे सीधे लिखो 45 माइनस। कुल मिला के y का नाम नहीं आना चाहिए, केवल तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब दोनों ने कितनी मार्बल लॉस्ट कर दी? 5 मार्बल्स। तो क्या लिखोगे? आफ्टर लूजिंग 5 marbles they will have, John marbles, John has कितनी? x minus 5, ये 5 कम हो गई, एंड जीवांती है 5 कम कर दो उसमें से तो 40 माइनस एक्स। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ। और अब उनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मार्बल्स का, जितनी भी उनके पास है, x minus 5 40 minus x दे इज 124। बस अब तो सॉल्व कर दो। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करके इक्वेशन आएगी वो आएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 40 प्लस 45x 203 माइनस 324 इक्वल टू 0। खत्म, बन गई इक्वेशन। बस यही तो क्वेश्चन था, समझ गए कहने का चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो पहले तो आज सुन लो, बस आज आपको ना एग्जाम्पल 1 का ना सेकंड पार्ट करो, ये दोनों एग्जाम्पल 1 दोनों करके लाना अच्छे से। यही खत्म करते हैं आज की क्लास, कल आगे से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, 4.1 मत करना अभी, या सुनो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करके लाना बस। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट टू फोर्थ, बाकी के मैं कराऊंगा और कुछ मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 4, यही आपका होमवर्क है ना। क्वेश्चन 1 नहीं करना है, केवल क्वेश्चन 2 करना है। ठीक है, और कल आते ही इनके डाउट्स लूंगा। पहले मैं सब में यही करना है, केवल फॉर्म करना है और कुछ नहीं करना। जो नहीं आएगा मैं पूछूंगा, प्लीज बच्चों नेट से कोई रिक्वेस्ट करो, नेट से मत लिखो यार, मेरे से पूछो। नेट यूट्यूब का सारा छोड़ दो यार, बहुत बुरी आदत लग जाएगी बच्चों। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेटर। ठीक है, तो ये करके लाना, बस कुछ नहीं करना। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 से 4 सब में इक्वेशन ही फॉर्म करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालना, फिर आगे सीखना। तो नहीं होता है तो मैं कल बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।